बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज़, सबसे पहले देखते हैं कंपनी बेसिकली करती क्या है। ठीक है, फोर्जिंग जाहिर है मतलब एक सभी को पता है, और प्रोडक्ट रेंज, डिफेंस, ई मोबिलिटीज़। आई गेस ये कंपनी हम लोगों ने एक बार पढ़ी है क्या? हाँ, एक मिनट रुकिए ज़रा, हमको लग रहा है ये कंपनी हम लोगों ने एक बार देखी है शायद फंडामेंटल्स में। बालू फोर्जिंग, BALU, नहीं, अवार्ड में तो नहीं है, नहीं, ये कंपनी हम लोगों ने एक बार देखी है शायद। चलिए ठीक है, मिशन एंड विजन यहाँ से नहीं, ये यहाँ से मिलेगा। बालू फोर्जिंग लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुली फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड फोर्ज क्रैंक शाफ्ट एंड फोर्ज कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले क्या बनाती है ये? क्रैंक शाफ्ट बनाती है। क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है? क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल होता है इंजन से पावर टायर्स में भेजने के लिए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो सीधे सीधे ऑटो सेक्टर के अंदर सबसे पहले आएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा फॉर्ज कंपोनेंट्स भी बनाती है दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी। ठीक है ना। देन कंपनी हैज़ फुली इंटीग्रेटेड फॉर्जिंग मशीन यूनिट विद अ लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो offering to customer range from 1 kilogram to 500 kilogram. The forging unit comprises both closed die forging hammer presses. जियोग्राफिकल स्प्लिट कंपनी का 99% एक्सपोर्ट होता है। जो भी कंपनी सामान बनाती है उसका 99% एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, और किन किन इंडस्ट्रीज़ को सर्व करती है? देखिए, जैसा कि बताया था कि मेनली ऑटोमोटिव को, ऑफ रोड, ऑन रोड व्हीकल्स को। तो अगर ऑफ रोड व्हीकल्स को सर्व करती है तो ये और भी अच्छा है कंपनी के लिए। क्यों? ऑफ रोड व्हीकल के अंदर मार्जिन बहुत मिलता है। हाई परफॉर्मेंस अप्लाइंसेज हैं, एप्लीकेशंस इंडस्ट्रियल, हैवी ड्यूटी, ऑयल एंड गैस, मरीन, डिफेंस और रेलवेज को। तो कुल मिला के जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो ठीक ठाक सा है। नया एनर्जी, द कंपनी हैज़ डेडिकेटेड वर्टिकल नया एनर्जी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड विद अ क्लियर फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोबिलिटी वर्ल्ड। It's the key areas focus is permanent magnet synchronized motors, AC induction motors and axial flux motors. ठीक है, अब इसके अलावा एक्सपेंशन की इंफॉर्मेशन भी है यहाँ पर। बस अब ज़रा कंपनी का थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं क्या है। एक बार ज़रा देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या क्या अवेलेबल है। एप्लीकेशंस, कार मैन्युफैक्चरिंग में, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में, इंडस्ट्रियल व्हीकल्स में, रेलवेज में और जेनसेट में, डिफेंस के अंदर भी है। किसी तरह का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है क्या? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टर्स किट, शेयर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स किट में देखें ज़रा, पंप्स में, ऑयल गैस में, एग्रीकल्चर के अंदर भी है। ठीक है, आपको कैसे पता कि पूछने वाला बच्चा है? हमको नहीं पता किस बारे में बात कर रहे हो आप। चलो भाई खुल भी जाओ, क्या बात है। इन्वेस्टर्स किट में क्या रखे हुए हो दिखाओ। ओके, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टर्स किट, एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। यस, यही तो चाहिए हमको। जून 2020, 22 जून, मार्च 2022, मार्च, अप्रैल, मई, जून। देखें ज़रा क्या है प्रेजेंटेशन के अंदर। बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अगर आप देखते हो ना तो ये आपको कंपनी के बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। अगर किसी भी कंपनी को आप पढ़ना चाहते हो तो उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ढूंढो। बहुत कम कंपनियां हैं, ज़्यादातर कंपनीज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं देती हैं, बहुत कम कंपनीज हैं। लेकिन जो कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती है उससे आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है ना, वो अपने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल डिटेल में एनालाइज करके और खोल के समझाती हैं आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ज़्यादातर। ठीक है, मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है, हमेशा नहीं। जैसा कि आप इस कंपनी को देखो तो ये इस कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है। इसके अंदर क्या है? न्यूज़ पब्लिकेशन है। न्यूज़ पब्लिकेशन लेके क्या करेंगे हम? अच्छा, न्यूज़ आर्टिकल्स। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन चाहिए भाई हमको। एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी तरह का। इसमें कुछ भी नहीं है। एनालिस्ट अपडेट, न्यूज़पेपर आर्टिकल, क्वार्टर रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट नहीं है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर आपको कंपनी फिर डिटेल के अंदर जाना पड़ेगा, कंपनी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, कायदे से। जैसे ये कैटलॉग हैं, ठीक है, तो अब ये कैटलॉग्स आपको देखने होंगे कि ये क्या क्या बनाती है कंपनी। लाइक ये क्रैंकशाफ्ट बना रही है, ये ब्रीच बेस बना रही है, तो ये ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ये सारा सामान कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किन किन एरियाज़ में इस्तेमाल होता है। देन जिस भी प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, मान लो कोई डिफेंस प्रोडक्ट है, कोई मान लो टैंक है, टैंक के लिए ये कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट फिर कितने टाइम के बाद में उसका रीयूज़ हो रहा है, कितने बार, कितने दिन के बाद ये दोबारा से परचेज कर रहे हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। बट ओवरऑल कुल मिला के ठीक ठाक है। डेटा देखते हैं ज़रा कंपनी का। 550 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कंपनी स्मॉल कैप के अंदर है। 5000 करोड़ तक स्मॉल कैप, 5000 से 20000 मिड कैप और 20000 के पार लार्ज कैप। ठीक है, रोस 24 का है, देख लेंगे। और इंडस्ट्री का पी 23 का है और कंपनी इस समय इंडस्ट्री के पी से भी सस्ती अवेलेबल है।
ठीक है। शेयर अकेडमी इज़ योर क्वांटिटी बाय इन ऑल, ठीक ठाक है मैम, अच्छी खासी बाई करी हम लोगों ने, ठीक है। देन इंडस्ट्री का पी, उसके बाद डेट कंपनी का तकरीबन 47 करोड़ का है, तो करीब 10% कंपनी के मार्केट कैप का करीब 10% कंपनी के पास डेट है। बुक वैल्यू कंपनी की 19 रुपये के आसपास है और शेयर इस समय चल रहा है 67 रुपये, 70 रुपये करीब, तो 20, 70, 3। प्राइस टू बुक करीब 3 का है, ये दिख रहा है, प्राइस टू बुक 3 का है, जो कि फेयरली वैल्यूड लगता है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत महंगा होता है करीब 5-6 के आसपास जाता है तब। प्रमोटर होल्डिंग 35% है, हेल्दी है। सेल्स ग्रोथ 3 सालों में 1000% की हुई है, ये बड़ा जड़ीली चीज़ है ये। प्रॉफिट ग्रोथ 300% हुआ है ना, और सेल्स ग्रोथ हमको 5 साल की चाहिए। सेल्स ग्रोथ 3 सालों की 1000% के करीब है, सेल्स ग्रोथ 5 सालों की अभी अवेलेबल नहीं है। प्लेजिंग शेयर्स परसेंटेज 0 है। चलिए अब जरा नीचे डेटा देख लेते हैं। ये कंपनी का चार्ट पैटर्न है, मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर आ रखा है, ट्रेंड रिवर्सल हो गया है कंपनी का, यहाँ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 सालों में 400%, 3 सालों में 1000% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों में 300%, 10 सालों में 100% और 3 सालों में 435%, यानी हर साल कंपनी का मुनाफा लगभग दुगनी दर से बढ़ रहा है। ऐसा कौन सा कंपनी है भाई, क्या कर रही है ये। स्टॉक प्राइस CAGR 8% और 3 सालों में 17% है। नाउ कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर 8% की दर से बढ़ रहा है और कंपनी का अगर मुनाफा 300% की दर से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी हमेशा अंडर रेट रहेगी, कंपनी हमेशा सस्ती रहेगी, ठीक है। ओके, अब जरा एक बार कंपनी का डेटा देख लेते हैं। ये रहा कंपनी का डेटा। सेल्स, ये क्या है, अच्छा इसी वजह से पहले सेल्स नील थी, अचानक से 142 करोड़ आई है, तो पिछले 5 सालों की तुलना में जब कंपेयर करोगे तो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, 142 करोड़ और उसके बाद 285 करोड़, खैर ठीक है, सेल्स था। तो अगर आप सेल्स के अंदर ग्रोथ देखोगे तो 2 सालों के अंदर 14-28 लगभग 100% का सेल्स ग्रोथ आया है, ठीक है। और अब उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 9-5-14 करीब 50% के करीब मार्जिन के अंदर जंप आया है, और नेट प्रॉफिट 8 से करीब 3 गुना हो गया, 8-3-24। कंपनी का हैंड्स चेंज हुआ है, ओके ठीक। अब इसके बाद कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट से एक बार देख लेते ना। 43, 48, 74, 80, 82, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9, 18, 11 बढ़िया है, और बॉटम लाइन भी अच्छी है, तो क्वार्टरली बेसिस पर भी बढ़िया है। अभी हिटॉन मेटल फोर्जिंग लिमिटेड को भी टेक ओवर किया है, ओके, बालू फोर्जिंग ने, चलिए बढ़िया है, ठीक है। अब उसके बाद बैलेंस शीट ध्यान से देखते हैं कंपनी की। शेयर कैपिटल ओके बढ़ी है, कॉन्टीन्यूसली शेयर्स मार्केट में आए हैं इस कंपनी के, ओके। एक मिनट ज़रा हमको एक चीज़ और देखने देना यहाँ पे। बालू फोर्जिंग, ये रही, बालू खा रहे हो, अनयूजुअल अनअप था, 40 रुपये से बढ़ के 250 रुपये करीब, और उसके बाद वहाँ से गिरावट, ओके। कंपनी थोड़ी सी अंदर घुस के पड़नी पड़ेगी। कैश रिजर्व कंपनी का 7 करोड़ से बढ़कर 77 करोड़। बोरोइंग्स आधी हुई हैं, कंपनी री रेट हुई है। फिक्स्ड एसेट में चेंजेस हुए हैं, ओके। और कंपनी का केवल 2 साल का डेटा अवेलेबल है यहाँ पर। रोज कंपनी का कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। एक मिनट, ऐसा कैसे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का नेगेटिव है, दैट मीन्स कि कंपनी का पैसा सारा का सारा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? रिसीवेबल्स में जा रहा है, यानी कंपनी उधार पर सामान दे रही है, ठीक है ना। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है? उधार पे सामान दे रही है, प्लस इन्वेंट्रीज भी बढ़ रही हैं कंपनी की। ये दोनों चीज़ें कंपनी के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। कंपनी उधार पे सामान दे रही है और कंपनी की इन्वेंट्रीज भी बढ़ रही है, दोनों चीज़ें सही नहीं है, और इसी वजह से कंपनी जो भी मुनाफा कमा रही है उस मुनाफे को कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, ठीक। देन डेटर्स डे ठीक है कंपनी के, कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का कम हुआ है बट बुरा है। पूरे साल में कंपनी अपने कैश को सिर्फ 2 बार टर्न अराउंड कर पा रही है, और इससे पहले अगर मार्च के हिसाब से देखो तो आप सिर्फ 1.25 बार। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है 20-22 का, और कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तकरीबन 65% की है, और FIIs के पास में तकरीबन 11% है कंपनी का, ओके।
और इनमें से कौन कौन है FII जिनके पास 11% है? ये है तानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फंड तकरीबन 9 से 10% और 3 सिग्मा ग्लोबल फंड। अब ज़रा देखें इनके पास में और क्या क्या है। इन दोनों कंपनियों के पास में है बालू फॉर्जिंग है, प्रीतिका ऑटो है 9% के करीब। तो ऐसा क्या खास है प्रीतिका ऑटो में जो इनके पास में है? जेनरिक इंजीनियर और ट्रेसन, अभी ये देख लेंगे हम लोग। और इसके साथ में जो 3 सिग्मा ग्लोबल फंड है इसके पास में क्या है? HP एडेसिव, ये बढ़िया कंपनी है। सिगाची डाउन ट्रेंड के अंदर है। रितेश प्रॉपर्टीज़, चलो ज़रा देखें कि जो म्यूचुअल फंड्स इन कंपनियों को बाई कर रहे हैं उन्होंने जिन और कंपनियों को बाई किया है उन कंपनियों की क्वालिटी क्या है। जैसे प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज़, ये कंपनी उसने परचेज करी है, इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? दैट्स गुड, 3 सालों में रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं है। सेल्स, बुरा हाल है प्रीतिका का। जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस एंड प्रोजेक्ट, ये बेसिकली जो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से कई बार आपको बैठे बिठाए अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं। ठीक है, सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, बट स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी री रेट हुई होगी, बहुत सस्ती अवेलेबल होगी। हाँ बिल्कुल हो गया भाई। प्राइस टू बुक क्या है? प्राइस टू बुक, अरे बुक वैल्यू के नीचे मिल रही है कंपनी है प्रीतिका ऑटो। प्रॉफिट की हालत ख़राब है, दोनों ही मतलब वाओ फैक्टर नहीं है और तीनों ही स्मॉल कैप हैं कंपनीज। ये कंपनी बहुत महंगी है इतनी गिरावट के बावजूद। ओह, सेल्स नहीं है कंपनी की, उसके बावजूद इस कंपनी को परचेस कर रखा है। क्यों? सेल्स है कंपनी की 22 करोड़। अरे ये आखिर इस कंपनी को कोई परचेस करके अपने पोर्टफोलियो में क्यों डालेगा? ट्रेस्कॉन को, और वो भी ट्रेस्कॉन कितना पड़ा हुआ है? 4% के करीब पड़ा हुआ है ट्रेस्कॉन इनके पास में। रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज, हो ये कंपनी है यार ठीक ठाक। क्या करती है? ट्रेडिंग ऑफ फैब्रिक्स, रियल एस्टेट, शेयर्स, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस। ना बिल्कुल दूर रहना इस कंपनी से, ठीक है। ना दूर है, ठीक है। सो बेसिकली है क्या, जो बालू फोर्जिंग इंडस्ट्रीज़ है बिल्कुल नई है अभी। और इशू क्या आ रहा है इसके अंदर, इसमें एक चीज़ पढ़ने वाली है ये कि कंपनी का इससे पहले प्रमोटर्स होल्डिंग तकरीबन 24% के आसपास थी और दिसंबर 2020 में प्रमोटर होल्डिंग करीब 70% हुई है। यानी तब कंपनी के अंदर एक बड़ा चेंज आया है। रॉय सर का कहना है बालू फोर्जिंग रिसीव न्यू ऑर्डर फ्रॉम अरामको। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो कायदे से इस कंपनी को पहले इसका एनुअल रिपोर्ट निकाल के पढ़ना होगा, उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। लाइक रेटिंग अपडेटेड अगर इसने दी है, किसने रेटिंग अपडेट दिया है देखते हैं ज़रा। ये जो क्रेडिट रेटिंग वाली ये रिपोर्ट होती है ना, यहाँ पे आपको मिल जाती है क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। इनको अगर आप पढ़ोगे ना तो इसमें भी आपको कई बार मिलेगा कि आखिर इसके अंदर डिटेल था क्या, क्यों मतलब अगर रेटिंग अपडेट्स हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, अगर डाउनग्रेड्स हो रही हैं तो क्यों हो रही है, यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। लार्ज वर्किंग कैपिटल साइकिल्स, देखो यही चीज़ यहाँ ही मिल रही है। लिक्विडिटी, एडुकेट, आउटलुक, रेटिंग, सेंसिटिव फैक्टर्स। ब्रदर ठीक ठाक है बट पढ़नी पड़ेगी। एनुअल रिपोर्ट बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी बालू फोर्जिंग, ठीक है ना। बिना एनुअल रिपोर्ट पढ़े कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर। बालू फोर्जिंग एनुअल रिपोर्ट डिटेल में पढ़नी पड़ेगी उसके बाद ही, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आप लोगों ने देखा जो हम लोगों ने भी किया कि आप जब भी कभी कोई कंपनी पढ़ते हो, उस कंपनी में अगर आप FIIs या DIAs में आपको कोई म्यूचुअल फंड मिल रहा है, सीधे उस म्यूचुअल फंड के ऊपर चले जाओ, तो वहाँ आपको उस म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होल्डिंग है आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बैठे बैठाए कुछ अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं यहाँ पे, मतलब कुछ किसी कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया होगा तो वो आपको मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है, अगर कोई अच्छी कंपनी के अंदर अगर FIIs या DIAs की बाइंग आपको मिल जा रही है तो